हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग रहमान सर के द्वारा चलाया गया था बिहार पुलिस, यह महा टेस्ट हुआ था, गांधी मैदान में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन जो है 28 जून 2025 यानी आज ही किया गया था। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल अणुओं के मध्य कौन सा बंध विद्यमान होता है। तो जल अणुओं के बीच जो है यह हाइड्रोजन बंध विद्यमान होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जल अणुओं के बीच जो है हाइड्रोजन बंध विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है और वह दर्द जो है किस अम्ल के स्राव से होता है। तो यह दर्द जो है मेथनोइक अम्ल के स्राव से होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि नेटल जो पौधे होते हैं इसके पत्तों के छूने पर पे डंक जैसा दर्द होता है और यह दर्द जो है मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। यानी एक ऑप्शन में जो है एक ही ऑप्शन में सबसे हल्की धातु और भारी धातु के नाम दी हुई है, इसे चूज करना है। तो हमारा हो जाएगा लिथियम जो हो जाएगा सबसे हल्की धातु हो जाएगा और जो ऑस्मियम हो जाएगा यह सबसे भारी धातु हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गहरे समुद्र के गोताखोर जो होते हैं निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं वह जो है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है गैस, इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि गहरे समुद्र के जो गोताखोर होते हैं यह हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है। तो जो बेकेलाइट बनता है यह फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बेकेलाइट जो होता है यह फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। सही स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, जो कि सही दिया हुआ है। अगला है, सिरके में एसिटिक एसिड उपस्थित होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, जो कि गलत दिया हुआ है। अगला है कि सिरका एक परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जो कि सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि सही कथन जो हो जाएगा कि गन्ने के रस को जब किण्वित करने पर सिरका बनता है और सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है और सिरका जो है एक परिरक्षक का भी काम करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि आयनिक बंध के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसके निर्माण में एक तत्व विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इनके निर्माण में एक तत्व जो है विद्युत ऋणात्मक, यह सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा सही है। अगला है, एक तत्व की अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा दूसरे तत्व की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यह भी सही दिया हुआ है। ऑप्शन एक और दोनों सही दिया हुआ है। पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसमें दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन जो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित तंतु के उदाहरण हैं। तो संश्लेषित तंतु के उदाहरण देखते हैं। इसमें से हो जाएगा पॉलिस्टर हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा और फिर उसके बाद एक्रेलिक हो जाएगा। तो ऑप्शन 2, 3, 4 यानी ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि संश्लेषित तंतु के उदाहरण पॉलिस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा और एक्रेलिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम के लिए दिए गए कथनों में से असत्य कथनों का चयन करना है। इसमें से गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, देखते हैं। यह जटिल संवहनी ऊतक है, जो कि सही दिया हुआ है। अगला है, यह यांत्रिक ऊतक है, यह गलत है। नेक्स्ट है, यह भोजन संवाहक ऊतक है, जो स्टार्च के रूप में भोजन का परिवहन करता है, जो यह भी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें केंद्रक विहीन चालनी नलिकाएं दोनों दिशाओं में परिवहन करती है, जो कि सही दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि असत्य कथनों का फ्लोएम के बारे में चयन करना है। तो असत्य हो जाएगा, गलत जो हो जाएगा यह 2 और 3 यानी ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मानव के रुधिर में निम्न में से किसकी संख्या या मात्रा सर्वाधिक होती है।
तो मानव का जो ब्लड होता है उसमें सबसे अधिक जो संख्या होती है यह प्लाज्मा की होती है। लगभग जो होता है इसमें 95% प्लाज्मा ही होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सुक्रोज में होता है। तो सुक्रोज में जो होता है यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रुधिर आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा और RH माइनस यानी निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्मृति जो होती है मेमोरी खो बैठा है और इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है? तो जब कोई अपना स्मृति खो देता है तो इसमें प्रमस्तिष्क जो होता है यह प्रभावित होता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। तो जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है सेप्रोफाइटा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे जो सेप्रोफाइटा होता है यह मृत कार्बनिक पदार्थ पर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव पाचन तंत्र के अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता है? तो देखते हैं, यह हो जाएगा ग्रास नली, उसके बाद बड़ी आंत और मलाशय। यह जो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रास नली, बड़ी आंत और मलाशय यह मानव पाचन तंत्र के अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चयन करना है। तो सही क्रम का जब चयन करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले वृक्क हो जाएगा, फिर मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, उसके बाद मूत्रमार्ग हो जाएगा। जो मनुष्य का जो होता है अपशिष्ट निष्कासन होता है यह पहले वृक्क में होता है, इसको छाना जाता है, फिर मूत्रवाहिनी में जाता है, फिर मूत्राशय में जाता है और फिर मूत्रमार्ग में जाता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पक्षी होते हैं। तो पक्षी जो होते हैं यह यूरिकोटेलिक होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पक्षी जो होते हैं यह यूरिकोटेलिक होते हैं। याद रखेंगे। अगला है, एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो यानी किसकी कमी से होती है बेरी, उसके बाद सूखा रोग और स्कर्वी। तो बेरी जो होती है यह विटामिन B1 की कमी से होती है। उसके बाद जो सूखा रोग होता है यह विटामिन D की कमी से होती है और जो स्कर्वी रोग होता है यह विटामिन C की कमी से होती है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो सबसे अधिक जो है कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन जो होता है यह होता है यकृत यानी लीवर में। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब कोई गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगी? तो जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जो फेंकी जाती है तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल जो है हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो आकाश नीला लगता है क्योंकि कि लघु तरंग जो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा जो होती है वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई ठोस जल में नहीं डूबता है यदि उसका अपेक्षित घनत्व। तो कोई ठोस जो है जल में नहीं डूबेगा यदि उसका जो अपेक्षित घनत्व हो जाएगा या 1 से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा गया है 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो उसे सेंटीमीटर बोलते हैं। यह सही स्टेटमेंट है। इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल जो ऑप्शन 1 है यह गलत दिया हुआ है। तो 24 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथन जो है
ए व कारण आर जो है पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। दिया हुआ है किसी वस्तु की चाल जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जो कि सही दिया हुआ है। और अगला है जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तो इसकी चाल जो होती है यह धनात्मक होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए और आर जो दोनों सही दोनों हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण तो नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है ए और आर जो है सही है परंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होती है? तो यह जो होती है अपघटन रासायनिक अपक्रिया होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और यह एक प्रकार की अपघटन अपक्रिया है। नेक्स्ट है निम्नांकित में रेडॉक्स अपक्रिया कौन सी है? तो रेडॉक्स अपक्रिया जो हो जाएगी यह हो जाएगी ऑप्शन बी हो जाएगी। ZnO प्लस सी जो है मिलकर बनते हैं जिंक बनता है और बाद में इसमें बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको रेडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। पृष्ठ तनाव जो होता है इसका एसआई मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जो होता है यह न्यूटन पर मीटर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वॉशिंग मशीन जो होता है प्रक्षालन मशीन बोलते हैं, इसका कार्य सिद्धांत। तो वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रण पे काम करता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिरोप्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चिरोप्टोलॉजी में जो है चमगादड़ का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे चिरोप्टोलॉजी होता है इसमें चमगादड़ का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है सैंडोज सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? तो सैंडोज सभ्यता के निवासियों के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था कांसे का, इसलिए सैंडोज सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और सौंदर्य सभ्यता के जो लोग हैं यह लोहे से अपरिचित रहे थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन किया गया है यह अथर्ववेद में किया गया है। सबसे पहले का जो वेद हो जाएगा यह ऋग्वेद हो जाएगा और सबसे बाद का जो वेद हो जाएगा यह अथर्ववेद हो जाएगा। और अथर्ववेद में ही जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है और सामवेद जो है यह संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 33 कि पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो मराठों के संरक्षण में जो आ गया था यह था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के काल क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है, यानी उसके जो है काम करने का जो क्रम है उसके अनुसार अरेंज करना है। तो पहले जो हो जाएगा वाराणसी एक्सचेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वाराणसी एक्सचेंज के बाद कार्नवालिस हो जाएगा, फिर कार्नवालिस के बाद जो है वेलेजली हो जाएगा और फिर वेलेजली के बाद जो है यह डलहौजी हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4, फिर 3 और फिर 2 हो जाएगा। 1 4 3 2। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मुगल बादशाह विदेशी यात्री, यानी मुगल बादशाह के दरबार में कौन से विदेशी यात्री आए थे इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही दिया हुआ है? तो यह हो जाएगा औरंगजेब के दरबार में जो है मनुची आया हुआ था, यह सही दिया हुआ है। बाकी जो है गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन जो है सही नहीं है, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो देखते हैं। प्रथम परमाणु बम जो है यह 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसका नाम जो था यह लिटिल बम रखा गया था, लिटिल बॉय रखा गया था। और दूसरा परमाणु बम जो है यह 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, नागासाकी पर गिराया था और इसका नाम जो था फैटमैन था। अगला है बोस्टन टी पार्टी जो है यह 16 सितंबर 1773 को हुई थी और यह किंग जॉर्ज तृतीय के इससे संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा, इनमें जो सभी सही है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसमें पूछा गया कौन सही नहीं है, लेकिन इसमें सभी सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो हो जाएगा यह हो जाएगा कलिंग नरेश खारवेल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें जो कौन सा है गलत दिया हुआ है।
पहला है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है यह कार्ल मार्क्स के द्वारा शुरू किया गया था, लिखा गया था। उसके बाद जो है द बंगाल गजट जो है यह जेम्स हेकी के द्वारा शुरू किया गया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह हिटलर के द्वारा यह गलत दिया हुआ है। बाकी है अमर कोश, यह अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सही है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कार्ल मार्क्स का है, द बंगाल गजट जेम्स हेकी का है, और अमर कोश जो है यह अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो 38 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक तटीय रेखा है? तो सर्वाधिक तटीय रेखा जो हो जाएगा यह हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के बाद जो हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश स्थित हैं? तो सबसे अधिक देश स्थित हैं यह अफ्रीका महादेश में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अफ्रीका महादेश को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा स्थान काले कपास की मृदा के लिए प्रसिद्ध है? तो काले कपास की मृदा के लिए प्रसिद्ध है दक्कन का पठार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या गोविंद सागर झील हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा राज्य जो है हरित क्रांति का अग्रणी रहा है? तो हरित क्रांति में अग्रणी रहा है पंजाब। पंजाब में जो है गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भारत में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में झीलों की नगरी उदयपुर है। अगला है कौन सा स्थल जो है भारत का शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है? तो यह हो जाएगा थार मरुस्थल, जो राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल यह भारत का शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण हो जाएगा भूमि और जल के तापमान में अंतर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो हरा ग्रह जो कहा जाता है यह कहा जाता है यूरेनस, यानी अरुण को कहा जाता है हरा ग्रह, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप जो है ज्वालामुखी है? तो ज्वालामुखी द्वीप जो हो जाएगा यह हो जाएगा बैरन द्वीप। ऑप्शन जो बी हो जाएगा 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 49, विधानसभा सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चित करता है। तो ये अंतिम विनिश्चित जो करता है यह करता है राज्यपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि विधानसभा की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर जो है अंतिम निर्णय लेता है यह राज्यपाल लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई थी यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में दी गई थी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्न में से किस में निहित होती है? तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है यह संसद के पास होती है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 124 में किया गया है, और हाई कोर्ट का जो वर्णन किया गया है यह 214 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था यह 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें सिक्किम को जो है भारत का अधिराज्य बनाया गया था, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है केंद्रीय बजट से संबंधित है? तो केंद्रीय बजट से संबंधित हो जाएगा यह हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बजट से संबंधित हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है? तो 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है 106वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं नारी बंधन अधिनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को निम्न में से किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है? तो विनिर्दिष्ट जो किया गया है यह किया गया है प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
संसदीय कार्य प्रणाली में किन प्रश्नों के उत्तर जो है मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिए जाते हैं? तो संसदीय कार्य प्रणाली में जो है तारांकित प्रश्न जो होते हैं इसके उत्तर मंत्री के द्वारा मौखिक रूप में दिए जाते हैं। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति का औपचारिक पद जो होता है, औपचारिक प्रधानता निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। याद रखेंगे राष्ट्रपति का जो है औपचारिक प्रधानता होता है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने के लिए जो जोड़ा गया है यह हो जाएगा अनुच्छेद 330 का ए। ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया गया है संसद में या इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया है 330 का क्लॉज ए जोड़ा गया है। नेक्स्ट है इसमें मैथ्स दिया हुआ है, मैं इसका आंसर बता देता हूं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 59 का जो आंसर हो जाएगा 59 का आंसर डी हो जाएगा, यह रीजनिंग है। नेक्स्ट है 60 में जो है मैथ दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है 61 जो है मैथ है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 62 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 50%। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन है, यह भी मैथ दिया हुआ है 63, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद है 64 जिसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 जो है 65 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन बी हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें पैसिव को चूज करना है, एक्टिव में दिया हुआ है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, या पैसिव में है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी खुद का प्रॉमिस जो किया हुआ है उसको सुरक्षित रखना चाहिए, यानी किसी को बताना नहीं चाहिए। तो इसका जो पैसिव चूज करेंगे तो इसका पैसिव जो हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। इसमें जो फ्रेज दिया हुआ है उसका करेक्ट ऑप्शन उसके लिए चूज करना है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ हर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंप्लीटली हो जाएगा, यानी ये सेंटेंस हो जाएगा इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज कंप्लीटली इन लव विथ हर। तो इसके जगह पे जो है हम लोग कंप्लीटली लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 में दिया हुआ है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यानी डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट हम लोग को चूज करना है। तो दिया हुआ है सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो इसमें हुर्रा है तो इसमें एक्सक्लेम्ड लगेगा, तो एक्सक्लेम्ड लगेगा सबसे पहले हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। उसके बाद दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट, वो सबसे पहले वह समझी है, इसलिए ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 69 फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन से दैट इट इज बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिव फिल होगा। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फैबुलस में FABU नहीं होता है, यह गलत दिया हुआ है। उसके बाद FAB, यहाँ पे बी के बाद यू होगा, यह भी गलत है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फेबुलस जो है यह करेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 71 फिल ऑफ द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है कनिष्का वाज इनिशिएटेड इनटू हो जाएगा, इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाई बुद्धिस्ट मॉन्क। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 है इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। इसमें अशुद्धि बताना है कि इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इसका अशुद्धि हो जाएगा हमारा वचन संबंधी जो अशुद्धि हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 72 का आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अच्छी पुस्तकें नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 73 किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहने को हम लोग बोलते हैं अतिशयोक्ति। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो है कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है।
तो कविता की परख निबंध का मूल भाव है कविता का गायन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कविता की वाक्य पंक्ति है। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह कविता जो है मैथिली शरण गुप्त की है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द बताना है। वर्ज्य जो लिखा हुआ है, वर्ज्य का मतलब हो जाएगा निषिद्ध किया हुआ। ऑप्शन सी इसका समानार्थी हो जाएगा। साइनो जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली बोलते हैं। इसका भी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है वाक्य के शुद्ध अशुद्ध भाग जो है त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है कि इसमें कौन सा भाग जो है गलत दिया हुआ है। पिताजी मुझको नई कमीज, यही वाक्य जो है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिताजी यहाँ हो जाएगा मुझे हो जाएगा, मुझे नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। तो मुझको जो गलत दिया हुआ है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 79, कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है। तो कृषि बीमा योजना में जो शामिल है यह हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। तो पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो बिक्री कर जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी जो है संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है, उपहार शुल्क यह भी प्रत्यक्ष कर है और संपत्ति शुल्क यह भी प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूएनडीपी तैयार करता है। तो यूएनडीपी जो तैयार करता है यह मानव विकास सूचकांक को तैयार करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है। तो बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क जो बनाया जा रहा है यह राजगीर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क जो है यह राजगीर में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 83, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए जो है 38 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सी भू आकृतियाँ है। तो बिहार राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आकृतियाँ हो जाएंगी यह हो जाएंगी कैमूर पठार। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार राज्य के दक्षिणी पश्चिम भाग में कैमूर का पठार स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार में किसे मक्का का घर कहा जाता है। तो बिहार में मक्का का घर जो कहा जाता है या बेगूसराय जिले को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर है 86, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो काकोलत जलप्रपात है, काकोलत वाटरफॉल, यह नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 86 का आंसर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों के कालक्रमानुसार व्यवस्था करना है कि सबसे पहले कौन था फिर उसके बाद कौन रहा था। तो पहले जो हो जाएगा पहले हर्यक वंश हो जाएगा, इसका जो संस्थापक था बिंबिसार था। उसके बाद शिशुनाग वंश हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हो जाएगा नंद वंश था, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। फिर उसके बाद जो है मौर्य वंश हो जाएगा, इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा पहले 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3, 4 2 1 3, यानी ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 87 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 88, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी होती है यह 26 मील और 385 गज होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे जो मैराथन दौड़ होती है इसकी आधिकारिक दूरी जो होती है 26 मील और 385 गज होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 89, हाल ही में हुए 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ हुआ था। तो हाल ही में जो हुआ है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, इसका जो आयोजन किया गया है यह मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो जो डॉल्फिन सेंचुरी है यह विक्रमशिला में स्थित है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि डॉल्फिन सेंचुरी विक्रमशिला में स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 91, एसएएफ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जो है भारत जीता हुआ है और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान पूर्व में किस राज्य के राज्यपाल थे। तो यह जो है पहले
केरल के राज्यपाल रहे थे। याद रखेंगे कि बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, यह पहले बिहार से पहले केरल के राज्यपाल थे। नेक्स्ट है कि देश का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर को घोषित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो हो जाएगा यह पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला हो जाएगा यह गोपालगंज हो जाएगा। याद रखेंगे कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की शाखा की स्थापना की मंजूरी किस प्रदेश को दी गई है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की शाखा की स्थापना की जो मंजूरी दी गई है यह दी गई है आगरा को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 96 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पासपोर्ट सेवा पोर्टल। पासपोर्ट सेवा पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। ऑप्शन इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वन का चेपला जलाशय। वन का चेपला जलाशय परियोजना जो है भारत के किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है? तो यह बना हुआ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे कि वन का चेपला जलाशय जो है यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद का कारण बना है। ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 99 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा जो अनुमानित रहा है यह रहा है 29,95.42 करोड़। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना तक सीमित कर दिया गया है? तो भारत चुनाव आयोग के द्वारा जो है मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटा करके 1200 कर दिया गया है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।